channel, and today we are back with another lecture. This will be lecture number 8 of relations and functions. ठीक है, तो I hope you guys are excited. आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले है because today we are going to calculate. ठीक है, एक स्पेशल तरह के क्वेश्चंस बार बार IIT जेई में आते रहते हैं. वो ये है कि नंबर ऑफ फंक्शंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो 2 पावर mn, इस तरह से कुछ नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे हम काउंट कर सकते हैं उसका एक फॉर्मूला हमने देख लिया था. नंबर ऑफ फंक्शंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी के कॉन्सेप्ट्स भी यूज होने वाले हैं. ठीक है, तो आज मतलब सारी ट्यूबलाइट्स ऐसे जलने लगेगी. जो भी पीएनसी के कॉन्सेप्ट्स है उनको भी हम रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, तो पीएनसी को यूज करके नंबर ऑफ फंक्शंस हम कैसे कैसे काउंट कर सकते हैं उसी का डिस्कशन रहने वाला है, और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस की भी बात करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर लेक्चर. एक बार सब लोग बता दो कि आवाज आ रही है कि नहीं. सबको आवाज आ रही है? एवरीबडी कैन हियर मी, राइट? ऑल ऑफ यू कैन हियर मी. तो एक बार फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दो, लाइक बटन दबा दो. ठीक है, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन आया था, कितने लोग आए थे. ठीक है, सो फटाफट से एक बार अटेंडेंस मार्क हो जानी चाहिए बाय हिटिंग द लाइक बटन. एंड आगे बढ़ते हैं. ओके, सो एज आई सेड, आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ फंक्शंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी का डिस्कशन है. और इसके बाद आई थिंक बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर और कितने लेक्चर लगेंगे. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद दो ही टॉपिक बचेंगे. छोटे छोटे से टॉपिक है, एक है कंपोजिट फंक्शन और एक है पीरियोडिक फंक्शन. तो मेरे ख्याल से 2 और लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, मतलब 10 लेक्चर में हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस पूरा खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विच विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. फाइन. So, for those students who are new, this is about myself. Okay, so this is me, Nishant Vora. I have done BTech from IIT Patna. I have 7+ years of teaching experience and mentored more than 5 lakh students now. Okay, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर देना यार with the hashtag of JEE Live Daily. ठीक है, तो अगर आप शेयर करते हो तो डेफिनेटली एक हमें भी एक सपोर्ट मिलता है. जो यहाँ पे फ्री एजुकेशन का रिवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाना है. सो डेफिनेटली इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि आप ऐसे लेक्चर्स जो हो रहे हैं यहाँ पे हमारे चैनल पे उसको आप शेयर भी करो. और अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो डेफिनेटली शेयर करना बनता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. एंड गाइज, इफ यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम ग्रुप, तो यहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इट हैज ऑलरेडी क्लोज टू 32,000 members. I think this is the biggest group in IIT JEE section. If you want to become the part of Telegram group, then just go to your browser and type this URL. जैसे ही आप ये URL टाइप करेंगे तो एक ज्वाइन नाउ का बटन आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना एंड यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप विच इज देयर इन द IIT JEE कैटेगरी. ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेना. यहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलता रहता है. अगर IIT JEE के एग्जाम में कुछ चेंजेस है, कुछ डेट्स का चेंजेस है, सिलेबस का चेंजेस है, जो भी नोटिफिकेशन आता है फ्रॉम IIT JEE या फ्रॉम NTA, तो यहाँ पे हम आपको नोटिफाई भी करते रहते हैं टाइम एंड अगेन. ठीक है, तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अबाउट द चैनल ऑल्सो. हमने कितने वीडियोस बनाए, कौन से लेक्चर, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, सब आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा. ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप हमारा जो वर्जन 1 था JEE Live Daily 1.0 जो था उसके नोट्स या उसके लेक्चर्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, so for 11th standard and 12th standard, all the lectures, all the notes, everything is available just at one place. You can just go to tinyurl.com/JEEmobile और आपको सारे लेक्चर्स और सारे नोट्स वहां पे मिल जाएंगे. तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE Main and JEE Advanced, तो डायरेक्टली गो टू दिस URL और स्टार्ट कर दो पढ़ना बस. ठीक है. And guys, if anybody is planning to take the Unacademy subscription, so let me tell you that right now is the best time. And we have introduced one new feature also. I think बहुत सारे लोगों के जिनके doubts आ रहे थे, so we have introduced one new feature also, that is a dedicated doubt batch. तो आपके जितने भी डाउट्स है यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे. यहाँ पे टॉप टीचर्स पढ़ा रहे, इंडिया के जो टॉप टीचर्स है, ठीक है, हमारी पूरी टीम भी यहाँ पे पढ़ा रही है. एंड देन द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ कोटा, जो HODs रह चुके हैं कोटा में, वो भी यहाँ पे पढ़ा रहे. सो यू विल गेट बेस्ट ऑफ द टीचर्स, द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन द बेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म. आप यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस कर सकते हैं. यू कैन अटेम्प्ट ऑल द टेस्ट ऑल्सो. आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करवाए जाएंगे. तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ बैड डील एट ऑल. यहाँ पे आपको 1 ईयर का जो प्राइस है, 1 ईयर का देखो वैसे तो प्राइस 30,000 है, एंड फॉर 2 years द प्राइस इज 36,000.
बट इफ यू आर अप्लाइंग माई कोड विच इज एनवी लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ यू आर सपोर्टिंग मी, इफ यू आर लाइकिंग माई लेक्चर्स, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हो तो वहां पे देखो, यहाँ पे तो टाइम का लिमिटेशन है, यहाँ पे हम कुछ ही कॉन्सेप्ट्स कर पाते हैं और कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही घंटे की क्लास रहती है तो टाइम का लिमिटेशन रहता है। बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, हम एक एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन भी करवाते हैं वहां पे, और काफी सारा मटेरियल भी आपको मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। एज अ होमवर्क आपको डीपीपीज वगैरह खूब सारी वहां पे दी जाएगी, ठीक है। सो इफ यू आर ज्वाइनिंग माय कोर्स और एनीबॉडीज कोर्स, ओके, देन यू नीड टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, एंड उसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज कर लोगे देन तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। तो जो प्राइजेस है बहुत ही मिनिमम है फॉर नाउ, एंड इन फ्यूचर दिस प्राइजेस माइट इंक्रीज। तो बहुत ही छोटा मोटा अमाउंट है, इसके बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि अभी अगर आपने अपनी लाइफ में अपनी आईआईटी जेईई की जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर आप आईआईटीएन बन गए तो समझ लो कि इसका 100 टाइम्स तो मिनिमम आप कमा ही लोगे, है ना। तो आईआईटीएन बनने पे फोकस करते हैं और आज का लेक्चर भगवान का नाम लेके स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो टुडे बिफोर वी गो ऑन एंड प्रोसीड विथ अवर लेक्चर, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ठीक है। एक स्लाइड रिविजन के नाम, तो यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स नाम से हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ फंक्शन। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कशन किया था कि अगर मान लो एक सेट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अगर एक सेट है ए, उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और अगर दूसरा सेट है बी, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम कितने डिफाइन कर सकते हैं? क्या ये सबको पता है? ये मैंने पढ़ा दिया था, यस और नो? सब लोग बताओ, क्या ये तो सबको पता है? 2 पावर mn, 2 पावर mn मतलब जितने भी a क्रॉस b के सबसेट बनेंगे, ठीक है, a क्रॉस b के जितने भी सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे? तो 2 पावर mn नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। तो जितने भी सबसेट बनेंगे सारे के सारे सबसेट एक रिलेशन होंगे, सारे के सारे सबसेट एक रिलेशन होंगे। अब इन रिलेशंस में से मैंने बोला था कि कुछ रिलेशन आगे जाके फंक्शन बन जाएंगे, कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो आगे जाके फंक्शन बन जाएंगे, कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो आगे जाके फंक्शन नहीं बन पाएंगे। तो अब अपने को बस यही काउंट करना है कि मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज गिवन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दैट इज आल्सो गिवन, तो कितने फंक्शन बनेंगे। तो समझ में आ गया कि आज हम कैलकुलेट क्या करने वाले हैं? कैलकुलेट ये करने वाले हैं कि मान लो मैंने तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दे दिया, मतलब मान लो मैं बोल दूं कि यहाँ पे 4 एलिमेंट है आपके पास और यहाँ पे 5 एलिमेंट है आपके पास, तो कितने हम फंक्शन बना सकते हैं? हाउ मेनी फंक्शंस वी कैन मेक। तो फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो भी फॉलो होनी चाहिए। सब लोग एग्री करते हैं, ठीक है भाई यार, फंक्शन होना चाहिए ना। तो हमने वो महाभारत और रामायण वाला एग्जाम्पल भी पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना। तो रामायण महाभारत वाला एग्जाम्पल याद है ना? तो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं डेफिनेशन क्या है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड, मतलब जितने भी एलिमेंट है सेट ए में, जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, सेट ए जो है उसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। क्या सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड है? सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड है कि नहीं? एक बात बताओ, चलो सारे एलिमेंट मैप्ड है, यस। तो फर्स्ट कंडीशन इज गेटिंग फुलफिल्ड। और जितने भी एलिमेंट है क्या सबकी एक एक इमेज है? मतलब 1 की कितनी इमेज है? द क्वेश्चन दैट वी विल आस्क, हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि 1 की कितनी इमेज है, 1 की क्या इमेज है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 1 की इमेज ए है वैसे तो, बट उससे कोई मतलब नहीं है। 1 की इमेज है कितनी? तो एक ही इमेज है विच इज ए। 2 की कितनी इमेज है? 2 की भी एक ही इमेज है, और 3 की भी एक ही इमेज है। तो सबकी एग्जैक्टली 1 इमेज इज देयर। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 इमेज, मतलब ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? बताओ, सब लोग चैट में बताओ एक बार फटाफट कि क्या ये फंक्शन है? यस, दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि सारे एलिमेंट एक तो मैप्ड है और दूसरा की सबकी एग्जैक्टली एक ही इमेज आ रही है, मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं? इज दिस अ फंक्शन? सब लोग बताएंगे चैट में, सबको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो सब लोग बताओ कि क्या ये फंक्शन है? इसमें भी सारे एलिमेंट मैप्ड है, ऑल द एलिमेंट्स आर मैप्ड, जितने भी एलिमेंट ए में है सारे के सारे मैप्ड है, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर मैप्ड। और इसकी कितनी इमेज है? ये एलिमेंट है 1, 1 की कितनी इमेज है? 1 की तो 2 इमेज है ना यार। तो क्या ये फंक्शन होगा? क्या ये फंक्शन होगा? 1 की तो 2 इमेज है, 1 की इमेज ए भी है और 1 की इमेज बी भी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 की 2 इमेजेस आर देयर, 2 इमेज नहीं हो सकती ना। मैंने क्या बोला? एग्जैक्टली 1 इमेज होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। आई थिंक एक शॉर्ट में भी कॉन्सेप्ट बताया था। शॉर्ट में अगर तुम्हें याद करना है तो बस ऐसे याद कर लो कि अगर कन्वर्जिंग है तो इट विल बी अ फंक्शन। यस, कन्वर्जिंग अगर होता है
तो वो फंक्शन है। यस, कन्वर्जिंग अगर कुछ भी यहाँ पे रेज जो है वो कन्वर्जिंग है, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रही है, मतलब ये फंक्शन है। लेकिन अगर डाइवर्जिंग रेज है, ठीक है, अगर डाइवर्जिंग है तो क्या वो फंक्शन होगा? डाइवर्जिंग विल नॉट बी अ फंक्शन। यही एग्जांपल भी हमने देखा था ना, रामायण, रामायण इज नॉट अ फंक्शन लेकिन महाभारत इज अ फंक्शन। हमने देखा था एग्जांपल, आई थिंक सबको याद आ गया होगा, है ना, रामायण महाभारत से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ये कि कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नंबर ऑफ फंक्शंस गिनने हैं, ठीक है। अब आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं क्या करूंगा, मैं दो सेट दे दूंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सेट मैंने आपको दे दिया ए, और एक और सेट दे दिया मैंने आपको बी। अब क्या करूंगा, इसमें लेट्स से 3 एलिमेंट है और इसमें 4 एलिमेंट है, तो तुम्हें ये गिन के बताना पड़ेगा कि यार कितने फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। और वो फंक्शन होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, वो फंक्शन होने चाहिए, वो रिलेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ फंक्शन, मतलब सारे एलिमेंट जो ए में है दे शुड बी मैप्ड, और सबकी एक एक ही इमेज होनी चाहिए। सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये मैं आपको दे दूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये भी मैं आपको दे दूंगा। बस तुम्हें मुझे ये बताना है कि कितने फंक्शन हम ए से बी डिफाइन कर सकते हैं। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, टू मेक इट सिंपल हम 3 केस ले लेते हैं। कौन कौन से केस हो सकता है बताना? एक केस तो ये हो सकता है कि यार दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है। भाई एक पहला सेट है ए और एक है दूसरा सेट बी। एक केस तो ये हो सकता है कि यार इसमें जो ए और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो सेम है, मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो सकते हैं या तो, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब सेट ए जो है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ज्यादा है। एक केस ये हो सकता है कि नहीं, मतलब मान लो यहाँ पे 5 एलिमेंट है और यहाँ पे 4 ही एलिमेंट है, तो कितने फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। तो ये अलग अलग केसेस में हम निकालेंगे, ठीक है, हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, हम पीएनसी यूज करके निकालेंगे कि कितने फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। समझ आ रहा है क्वेश्चन? अभी तक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अभी सॉल्यूशन की बात ही नहीं करी है। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? और थर्ड केस क्या लिया मैंने, थर्ड केस ये लिया है कि अगेन मेरे पास दो सेट है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे तुम ले सकते हो फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट है और यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो ये 3 केस आएंगे मोटा मोटा। अगर मान लो मैंने तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दे दिया, मतलब यार बेसिकली 3 केस आएंगे। तो इन 3 केसेस को डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। इन तीनों केस में से कोई एक केस ही आएगा आईटीजे में। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ, इन 3 में से कोई एक ही केस आ सकता है आईआईटी में। तो तुम्हें केस वाइज इसको याद कर लो। समझ आ रहा है? केस वाइज इसका जो मेथड है उसको तुम एक बार तो मतलब समझ लो और फिर उसको याद कर लो। फाइन, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस से चालू कर रहा हूँ, ठीक है, अभी टॉपिक चालू हो रहा है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। सो लेट्स से फर्स्ट केस, फर्स्ट केस क्या है हमारा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दे आर इक्वल। अब मैंने तुम्हें ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए, ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कि वन फंक्शंस कितने होंगे उसमें से, मतलब मान लो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तुम्हारे पास आ गए तो उनमें से वन कितने होंगे, मेनी वन कितने होंगे, ऑन टू कितने होंगे, इन टू कितने होंगे। ये सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर निकालना है। समझ में आ रहा है सबको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी मैं 4 ले लेता हूं। लेट्स अज्यूम कि दोनों में 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, पहला पार्ट हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल इज कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यहां पे 4 एलिमेंट ले लिए और यहां पे भी 4 एलिमेंट ले लो। अब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सोचना, सोच समझ के आंसर देना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमने ले लिया 4, 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मैंने ले लिया 4, ए बी सी डी। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, और क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं कि यार टोटल फंक्शन कितने डिफाइन हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब ये फंक्शन होने चाहिए, मतलब देखो 1 की मैपिंग हम किसके साथ कर सकते हैं, थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो हमेशा यहां से चालू करो, ठीक है, लेफ्ट साइड से चालू करो। तो 1 की मैपिंग किस किस के साथ हो सकती है, कितने ऑप्शन है 1 के पास? अरे यार ये वैसा ही हो गया ना, जैसा 4 स्टूडेंट और 4 चेयर, ऐसा ही हो गया। 4 स्टूडेंट्स आर देयर एंड लेट्स से 4 चेयर्स आर देयर। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन इज अलाउड। स्टूडेंट चेयर वाला एग्जांपल मत लो क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहाँ पे एक बात बताओ, 1 की मैपिंग किस किस के साथ हो सकती है? 1 की मैपिंग हम कर सकते हैं ए के साथ, या 1 की मैपिंग हम कर सकते हैं बी के साथ,
वन की मैपिंग हम कर सकते हैं सी के साथ, या वन की मैपिंग हम कर सकते हैं डी के साथ। मतलब वन के पास कितने चॉइसेस है, वन के पास 4 चॉइसेस है। वन की मैपिंग या तो ए के साथ होगी, या बी के साथ, या सी के साथ, या डी के साथ। समझ में आ गया सबको? अब मान लो वन की मैपिंग किसी एक के साथ हो गई। सिमिलरली टू के पास कितने चॉइस है, टू के पास भी 4 चॉइसेस है ना। टू के पास भी, मतलब टू की मैपिंग भी अगेन वन ए के साथ हो सकती है, या बी के साथ हो सकती है, या सी के साथ, या डी के साथ। ये बात सबको समझ में आ रही है? सबके पास 4 चॉइसेस है, तो क्या ये आंसर आ जाएगा 4 टू द पावर 4। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, 4 की पावर 4। सबके पास 4 अच्छा मान लो मैंने वन की मैपिंग कर दी ए के साथ, ओके, वन की मैपिंग मैंने कर दी ए के साथ, और टू की मैपिंग भी मैंने कर दी ए के साथ। ठीक है, इसमें ये वाले केसेस भी आएंगे ना, वन की मैपिंग ए के साथ कर रखी है, टू की मैपिंग भी ए के साथ कर रखी है, तो क्या ये फंक्शन होगा? क्या इस केस में ये फंक्शन होगा? हाँ डेफिनेटली होगा, ये मेनी वन फंक्शन होगा, है ना। तो फंक्शन तो है ना, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, मतलब वन के पास 4 ऑप्शन है कि वो उसकी मैपिंग हो सकती है ए बी सी या डी, 4 में से किसी एक के साथ। टू की मैपिंग भी ए बी सी डी, 4 में से किसी एक के साथ। 3 की मैपिंग भी ए बी सी डी, और 4 की मैपिंग भी ए बी सी डी, किसी एक के साथ। तो सबके पास 4 ऑप्शंस है, मतलब 4 पावर 4 आ जाएगा कुल मिला के। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। सबको समझ में आ गया? एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, अगर मान लो कोई चाहता है कि सर मुझे तो दिमाग नहीं लगाना, आप मुझे शॉर्टकट बता दो, तो शॉर्टकट यही है, देखो ध्यान से सुन लो। अगर किसी को दिमाग नहीं लगाना है तो शॉर्टकट हमेशा यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इतने फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं हमेशा, चाहे वो केस 1 हो या केस 2 हो या केस 3 हो। शॉर्टकट यही है, तुम ऐसे याद रख लो, बी पावर ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 4, तो 4 पावर 4 फंक्शन बनेंगे। शॉर्टकट समझ में आ गया? अगर किसी को दिमाग नहीं लगाना है तो शॉर्टकट लगा लो। ठीक है, बी की पावर ए आएगा हमेशा ही। ठीक है, ऑलवेज इट विल बी बी पावर ए। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने, ये कितने हो गए, 4 पावर 4। 4 पावर 4 मतलब कितना, 2 पावर 8। तो 2 पावर 8 इज हाउ मच, 256। 256 आएगा ना, ये 256 नंबर ऑफ फंक्शंस बन गए। अब इनमें से हमें ये पता करना है कि यार इनमें से 1 1 कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तो अब मुझे बताओ 1 1 फंक्शंस कैसे गिनेंगे? पीएनसी का यूज करो, पीएनसी का यूज करो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। अब इसमें जिसका पीएनसी स्ट्रांग है उनको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, जिनका पीएनसी स्ट्रांग नहीं है एक बार रिवाइज करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो 1 1 की मैपिंग देखो, हम गिन रहे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो एक काम करो, 1 के पास कितने ऑप्शन है बताना। जो 1 है, 1 की मैपिंग हो सकती है ए के साथ, या बी के साथ, या सी के साथ, या डी के साथ, है ना। मतलब 1 के पास 4 ऑप्शन है। सबको समझ में आया? इस एलिमेंट की बात करो, 1 की बात करो, तो 1 के पास 4 ऑप्शन है। इसकी मैपिंग ए के साथ हो सकती है, या बी के साथ, या सी के साथ, या डी के साथ। ठीक है, तो 4 में से मान लो 1 ने सिलेक्ट किया ए को। ठीक है, 1 की मर्जी, 1 ने किसी भी एक को सिलेक्ट कर लिया, ये 1 की मर्जी है। ठीक है, तो 1 ने ए को सिलेक्ट कर लिया। अब हम गिन रहे 1 1 फंक्शन, मतलब अब 2 की मैपिंग क्या ए के साथ कर सकते हैं? 2 की मैपिंग अब ए के साथ नहीं कर सकते। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? 2 की मैपिंग, अब 2 के पास कितने चॉइस है? अब 2 के पास केवल 3 ही चॉइस है, मतलब उसकी मैपिंग या तो बी के साथ होगी, या सी के साथ होगी, या डी के साथ होगी। तो यहाँ पे इसके पास केवल 3 ही चॉइस है। अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब ये वो वाला केस हो गया व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 2 की मैपिंग मान लो 2 ने चूज किया बी को, ओके, 2 ने फॉर एग्जांपल लेट्स से सिलेक्ट कर लिया बी को, तो 2 की मैपिंग बी के साथ हो गई। अब 3 की मैपिंग क्या ए और बी के साथ हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, वरना मिनी वन फंक्शन बन जाएगा। हमें 1 1 फंक्शन गिनने हैं, तो 3 की मैपिंग ए के साथ नहीं हो सकती, 3 की मैपिंग बी के साथ भी नहीं हो सकती। तो 3 के पास कितने चॉइस है? 3 के पास बस 2 ही चॉइस है, मतलब उसकी मैपिंग या तो सी के साथ होगी या डी के साथ होगी। समझ में आ गया होगा? और सिमिलरली डी के पास केवल एक ही चॉइस है, मतलब 4 फैक्टोरियल आ गया। 4 फैक्टोरियल मतलब 24। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने आ गए? 24। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, 4 फैक्टोरियल। ये वैसे ही हो गया जैसे मतलब 4 स्टूडेंट और 4 चेयर, 4 students are there and 4 chairs are there, तो 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल आ गया, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि 1 की मैपिंग ए के साथ, और अगर 1 की मैपिंग ए के साथ हो गई तो 2 के लिए अब 3 ही ऑप्शन है, या तो बी या सी या डी। सिमिलरली 3 के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो सी या डी। समझ में आया? और 4 के पास भी एक ही ऑप्शन है, चमक गया होगा सबको। अब मेनी वन फंक्शन तो आसान है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने थे हमारे पास?
यार टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास थे 4 पावर 4, उसमें से माइनस कर दो, जितने 1 1 है उसको हटा दो, तो बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो मेनी वन होंगे। मेनी वन इज सिंपल ऑलवेज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हमने निकाल दिए, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से माइनस कर दो तो मेनी वन आ जाएंगे। अरे यार चमका कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास 4 पावर 4 है ना, उसमें से माइनस कर दो, है ना, तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि 1 1 कितने बनेंगे और मेनी वन कितने बनेंगे इस केस में। इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दोनों इक्वल इक्वल है, ठीक है। तो एक मेथड का तुम्हें आइडिया लग गया कि कैसा मेथड लगाना है, फाइन। और नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब थोड़ी देर पहले दिमाग लगाओ, ऑन टू मतलब, ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ठीक है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज मतलब क्या? इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो सेट बी है, सेट बी जो है ना, उसमें कोई अनमैप्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेट बी में कोई वेला नहीं होना चाहिए, तो वेला इन सेट बी, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। सेट बी में कोई वेला नहीं होना चाहिए, मतलब कोई सिंगल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आया? ठीक है। अरे कोडोमेन इक्वल टू रेंज कब होगा? कोडोमेन इक्वल टू रेंज तभी होगा ना जब ए भी मैप्ड होगा, बी की भी मैपिंग है, सी की भी मैपिंग है और डी की भी मैपिंग है। चारों के चारों एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, मतलब चारों के चारों जो भी है सबके कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने चाहिए। समझ रहे हो ना? थोड़ा फील लो। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने आएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस गिनने के लिए अब देखो 1 की मैपिंग हम कर सकते हैं ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी 24 आ रहा है आएगा, ठीक है। सबको आई थिंक समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल आएगा। 1 के पास जितने भी मतलब 1 1 हमने गिने थे ना, जितने भी 1 1 फंक्शंस गिने थे वही सारे के सारे ऑन टू होंगे। जो भी हमने 1 1 गिने थे उतने ही ऑन टू भी होंगे। जो 1 1 फंक्शंस थे उनमें चारों के चारों मैप थे, देखो ए बी सी डी सबकी मैपिंग है। चमक गया? मतलब यहाँ पे भी 4 3 2 1, 4 3 2 1 मतलब 24 फंक्शंस आएंगे। 1 के पास 4 चॉइसेस है, 2 के पास 3 चॉइस है बी सी डी, सी के पास 2 चॉइस है और डी के पास एक ही चॉइस है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस भी ये आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने हो जाएंगे? इनटू मतलब 4 पावर 4 माइनस 24। तो दिस विल बी द आंसर। तो केस 1 में किसी को डाउट? ठीक है, केस 1 में आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि तो अब यहाँ पे तुम ये याद कर सकते हो कि अगर मान लो हम केस 1 की बात कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो क्या मैं ऐसे जनरलाइज कर सकता हूं? मतलब यहाँ पे तो मैंने 4 4 एलिमेंट ले लिए, लेकिन मान लो नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं कि इसमें भी 5 एलिमेंट है और इसमें भी 5 एलिमेंट है, 5 5 एलिमेंट है, तो एक चीज तो हम जनरलाइज कर सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आएंगे? 5 पावर 5 टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने आएंगे? तो 1 1 फंक्शंस कितने आएंगे और ऑन टू फंक्शंस कितने आएंगे? तो 1 1 और ऑन टू आएंगे 5 फैक्टोरियल, और मेनी वन और इनटू कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस और टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। इस केस में अगर 5 5 एलिमेंट है तो बस माइनस कर देंगे ना, 5 पावर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो अब कर लोगे? इसी को तुम जनरलाइज कर सकते हो, समझ रहे हो ना? इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर दोनों में 5 5 एलिमेंट है तो 5 पावर 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा और इधर 5 पावर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी को तुम जनरलाइज कर सकते हो। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। यस, 1 1 ऑन टू हो सकता, हाँ, जितने भी 1 1 फंक्शन है वो सारे के सारे ऑन टू होंगे इस केस में। जितने 1 1 है उतने ही ऑन टू भी है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन दोनों ही 24 है, देख लो, दोनों हमेशा सेम होंगे, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी इक्वल इन द फर्स्ट केस, केस 1 में, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी आर सेम। आगे बढ़े, ठीक है। नाउ लेट्स से सेकंड केस लेते हैं, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन तुम्हें सारे सेम पार्ट का आंसर निकालना है। तुम्हें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये सारे आंसर अपने को निकालना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट ले लिए और यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। 5 एलिमेंट्स इन सेट ए, 4 एलिमेंट्स ओवर हियर। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आएंगे? या तो शॉर्टकट लगाओ या पीएनसी से इसको फील करो। तो इसको फील कैसे करेंगे बताना? इसको फील करना है तो देखो 1 के पास कितने चॉइस है? 1 की मैपिंग ए के साथ हो सकती है या बी के साथ या सी के साथ या डी के साथ। 1 के पास 4 चॉइसेस है, 2 के पास भी 4 है, 3 के पास भी 4 है,
4 के पास भी 4 है, 5 के पास भी 4 है, मतलब आंसर क्या आ गया, 4 पावर 5 आ गया। और मैंने शॉर्टकट भी बताया था, शॉर्टकट अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं तो हमेशा याद रखना b पावर a। हमेशा क्या याद रखोगे, डायरेक्टली शॉर्टकट याद रखना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं, 5। तो बस यही आंसर है। अगर दिमाग नहीं लगाना है तो b पावर a, दैट्स द आंसर ऑलवेज। ओके, केस 1 हो या 2 हो या 3 हो, कोई भी हो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, तो डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फाइन, इसका फॉर्मूला ही हो गया, ये नोट कर लो इसको, b पावर a सिंपली। अब वन वन फंक्शन कैसे गिनेंगे, ये थोड़ा मतलब अटपटा सा है, ये कैसे गिनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, ये बताओ सब लोग, दिमाग लगाओ। यहाँ पे 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 4 एलिमेंट है। मुझे गिनना है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, मतलब 1 to 1 मैपिंग होनी चाहिए। इसकी मैपिंग किसी एक के साथ होनी चाहिए, 2 की मैपिंग किसी एक के साथ, 3 की भी किसी एक के साथ। तो मतलब 1 के पास कितने चॉइस है बताना। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन गिन रहा हूं तो 1 के पास 4 चॉइस है, 1 की मैपिंग ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ। तो 1 के पास कितनी चॉइस है, 4 है। समझ में आ गया, 1 के पास तो 4 चॉइस है, उसकी मैपिंग ए बी सी या डी किसी एक के साथ हो सकती है, तो किसी एक के साथ कर दो। देखो जब भी वन वन फंक्शन हम काउंट कर रहे हैं ना तो मैपिंग करते जाओ साथ साथ। तो लेट्स से मैंने 1 की मैपिंग कर दी ए के साथ, ठीक है, किसी भी एक के साथ तुम कर सकते हो, फाइन। अब 2 के पास कितने चॉइसेस है, 2 की मैपिंग अगेन या तो बी के साथ या सी के साथ या डी के साथ, अब ए के साथ नहीं हो सकती क्योंकि अपने को 1 to 1 मैपिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के बाद 3 आ गया, फिर 3 की मैपिंग, मान लो इसकी मैपिंग मैंने बी के साथ कर दी, तो अब 3 के पास कितने चॉइस है, 3 की मैपिंग या तो सी के साथ होगी या डी के साथ होगी। समझ में आ गया, मान लो मैंने सी के साथ कर दिया। अब 4 के पास कितनी चॉइस है, 4 के पास बस एक ही चॉइस है, उसकी मैपिंग होगी डी के साथ, तो 4 की मैपिंग भी कर दी। अब 5 की मैपिंग करनी पड़ेगी ना, अरे यार 5 की मैपिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। ये मुझे तो गिनना है कि वन वन फंक्शन, इट शुड बी अ फंक्शन, ठीक है। तो 5 की मैपिंग मैं ए के साथ करूंगा तो मेनी वन बन जाएगा ये, समझ में आया। अगर मैं बी के साथ कर दूंगा तो भी मेनी वन बन जाएगा, अगर मैं सी के साथ कर दूं तो भी मेनी वन, मतलब ये मेनी वन ही बन जाएगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे, 0 होंगे, बनेगा ही नहीं। क्या इट इज पॉसिबल, कोई भी एक वन वन फंक्शन बना के दिखा दो, मान जाऊंगा, है ना। कोई फंक्शन बन ही नहीं सकता, इसमें वन वन फंक्शन बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है इसका मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा, ओके, या मतलब कोई दो एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ करनी ही पड़ेगी। अगर करनी ही पड़ेगी तो सारे के सारे मेनी वन है, ठीक है। मतलब जितने भी फंक्शन है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, 4 पावर 5। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जितने भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है वो सारे के सारे कैसे, सारे मेनी वन है। समझ में आ गया, जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे मेनी वन है। वन वन फंक्शन हम बना ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो इसमें वन वन फंक्शन बनेगा ही नहीं। सो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस आर 0। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो अगर मजा आ रहा है, इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को, फाइन, लाइक करते जाना सब लोग। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे इस तरह का टॉपिक आई डोंट थिंक कहीं पे तुमने पढ़ा भी होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब ऑन टू का मतलब वही अगेन, कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज, ठीक है, कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हम कैसे गिनेंगे, ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मतलब जो सेट बी है, ठीक है, सेट बी में कोई वेला नहीं बचना चाहिए, कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ओके, वेला नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, इसमें जितने भी एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, चारों के चारों मैप्ड होने चाहिए, ठीक है। तो कितने आएंगे, चमका ओके तो यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस काउंट करने हैं, तो यहाँ पे ग्रुपिंग का प्रिंसिपल जो है उसको यूज करना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, हम ग्रुप्स बना सकते हैं ना। यहाँ पे देखो कोई भी दो एलिमेंट, कितने लोग ये बात को एग्री करते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट जो है फ्रॉम सेट ए, 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, उनकी मैपिंग होगी एक एलिमेंट के साथ, 1 एलिमेंट इन सेट बी। ये कितने लोग एग्री करते हैं, 1 एलिमेंट इन सेट बी, ओके। 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, उनकी मैपिंग होगी 1 एलिमेंट इन सेट बी के साथ, है ना। तभी तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम काउंट कर सकेंगे।
मतलब किसी दो का, मान लो 4 और 5 का किसी एक के साथ करना पड़ेगा, या फिर 3 और 4 का किसी एक के साथ करना पड़ेगा, या 1 और 3 का किसी एक के साथ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? या फिर 2 और 4 की मैपिंग किसी एक के साथ करनी पड़ेगी। तो किसी भी दो एलिमेंट की मैपिंग किसी एक सिंगल एलिमेंट के साथ करनी पड़ेगी, देन ओनली इट इज पॉसिबल। बाकी सारे 1 to 1 है, समझ गए ना? बाकी सारे 1 to 1 है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। तो ऐसा करना ही पड़ेगा ना, ऐसा करना ही पड़ेगा। ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसा करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसके ग्रुप्स बना लेंगे। ये जो 5 एलिमेंट है ना, ध्यान से सुनना, ये जो 5 एलिमेंट है इनको तुम 4 ग्रुप में डिवाइड कर लो। ठीक है, 5 एलिमेंट, मतलब ये वैसा ही कॉन्सेप्ट हो गया। आई थिंक तुमने पढ़ा होगा पीएनसी में, जब हमने फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स पढ़ा था, तो वहां पे ऐसा होता था ना कि 5 प्लेयर है, 5 प्लेयर्स में से मुझे 4 टीम बनानी है, 5 प्लेयर में से 4 टीम बनानी है। तो कैसे बनाते हैं, एक एक टीम में, मतलब पहली जो टीम है उसमें होने चाहिए 2 प्लेयर, इसमें 1 प्लेयर, इसमें भी 1 प्लेयर और इसमें भी 1 प्लेयर। तो अगर मुझे 5 प्लेयर्स में से, ठीक है, जो फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी, मतलब कोई भी गेम खेलते हैं, उसमें से 4 टीम बनानी है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स में हम ऐसा करते थे ना, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और ये 3 बार आ गया। अगर ये 3 बार आया तो हम 1/3 फैक्टोरियल भी करते थे। याद आ गया फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट? ठीक है, अगर 5 प्लेयर है उनको 4 टीम में डिवाइड करना है, लेकिन 3 टीम ऐसी है, ये वाली टीम, ये वाली टीम और ये वाली टीम, 3 ऐसी टीम है जिनका साइज सेम है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो हम डिवाइड करते थे 3 फैक्टोरियल से। याद आ गया? तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इनको हम डिवाइड कर देंगे। तो पहली टीम में आने चाहिए 2 एलिमेंट, दूसरी टीम में आने चाहिए 1 एलिमेंट, इसमें 1 एलिमेंट, इसमें 1 एलिमेंट। ठीक है, अब मान लो पहले तो टीम्स बना लो। ठीक है, हमने पहले 4 टीम बना ली। मान लो ये टीम ए, बी, सी और डी, इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें कोई भी 2 आएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी 2 एलिमेंट आएंगे, इसमें 1 एलिमेंट, इसमें 1 एलिमेंट, इसमें 1 एलिमेंट। तो जैसे ही टीम बन गई, ये टीम बन गई, ठीक है, टीम, ये जैसे ही मैंने लिखा तो टीम्स बन गई। अब उनको अरेंज करना पड़ेगा। जो ए टीम है, ए टीम में 2 प्लेयर है, मान लो ये दोनों प्लेयर है, दिस इज टीम ए, तो इनकी मैपिंग किसी एक के साथ करनी पड़ेगी ना, या तो ए के साथ, या बी के साथ, या सी के साथ, या डी के साथ। तो इनको अरेंज भी करना पड़ेगा ना। तो अरेंज करने के लिए 4 टीम है, और 4 यहाँ पे ए बी सी डी, ये 4 है। ठीक है, तो 4 टीम्स आर देयर, यहाँ पे एक टीम, सेकेंड टीम, थर्ड टीम एंड फोर्थ टीम, 4 टीम्स आर देयर, एंड हियर 4 यू कैन से प्लेयर्स आर देयर। तो इनकी मैपिंग कर दो। ठीक है, तो 4 टीम, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 फैक्टोरियल आएगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ मैपिंग देम, 4 टीम और इधर 4 एलिमेंट, इनको मैप करने के कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल होंगे। इनके पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो किसी एक के साथ कर दो। इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 1 ऑप्शन है, तो 4 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आएगा पूरा। समझ में आया? तो पहले तो टीम्स बना लो। ओके, पहले टीम्स बना लो, और टीम बनाने के बाद उनको अरेंज कर दो। तो ये हमने टीम्स बना लिया, फिर उनको अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से। तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। और जैसे ही टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आ गया, तो तुम टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस भी निकाल सकते हो ना। इनटू आ जाएगा टोटल माइनस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस जितने भी ऑन टू वाले, तो ये तो कर ही लोगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहां से आगे 4 की पावर 5, तो 4 पावर 5 में से ये वाला माइनस कर देना, ये पूरा आंसर कर लोगे, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो सिंपल है। देखो, जब भी ये वाला केस होगा ना, जिसमें ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ज्यादा होंगे, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स का। तो पहले टीम्स बना लो, टीम्स बनाने के बाद सबको एक एक के साथ मैपिंग कर दो। तो 4 टीम है, और यहाँ पे 4 प्लेयर है, ऐसे ऐसे समझ लो, यहाँ पे 4 एलिमेंट है ना, ए बी सी डी, तो इनके साथ मैप करना है। तो मैप करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल। तो दिस विल बी द आंसर। ये सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। ओके, 240 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 पावर 5 माइनस 240। तो दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। तो केस 3 में देखो, ध्यान से सुनना अगेन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दे आर लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसमें भी हमें सारा कुछ निकालना है, 1 1 ऑन 2 सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही मैंने बता दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं यहाँ पे, तो अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दैट इज 5। ये सबको समझ में आ गया? यस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4 है, यहाँ पे 5 है। अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पे
टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो b पावर a होता है हमेशा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने हैं 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं 4, तो 5 पावर 4 आ जाएगा, बस सिंपल। 5 पावर 4 मतलब कितना 625। ओके, सो आंसर इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी 625, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब मुझे बताओ कि इसमें वन वन फंक्शन बनेंगे, और बनेंगे तो कैसे बनेंगे। इसके पास कितने ऑप्शन है, वन के पास कितने ऑप्शन है, यहां से देख लो ना, वन के पास 4 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन है, ए के साथ या बी के साथ या सी के साथ या डी के साथ या ई के साथ। तो वन के पास कितने ऑप्शन है, वन के पास 5 ऑप्शन है। सिमिलरली टू के पास कितने ऑप्शन है, ओके, वन की मैपिंग किसी एक के साथ कर दो, मान लो मैंने इसके साथ कर दी। अब टू के पास कितने ऑप्शन है, अब 4 ऑप्शन है। टू के पास मान लो वन की मैपिंग ए के साथ कर दी, तो अब टू की मैपिंग ए के साथ नहीं हो सकती, टू की मैपिंग ए के साथ नहीं हो सकती, तो या तो बी के साथ होगी या सी या डी या ई, 4 ऑप्शन है टू के पास। थ्री के पास कितने ऑप्शन है, थ्री के पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, फिर 2 ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये आंसर आएगा, ये आ जाएगा 120, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा ना, तो इट विल बी 120। समझ में आ गया सबको, ये तो 5 फैक्टोरियल आ गया, दैट्स इट, ठीक है। 5 4 3 2, 5 4 3 2 मतलब 120 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने आ जाएंगे, मेनी वन फंक्शन आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस 120, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, माइनस कर दो बस, दैट्स इट। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब ध्यान से करना, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मतलब अगेन कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज, मतलब बी में कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेट बी जो है उसमें कोई सिंगल एलिमेंट, उसमें कोई सिंगल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो किस तरह से मैपिंग करेंगे, इसमें कोई सिंगल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कितने एलिमेंट है बताओ, ये इस वाले सेट में कितने एलिमेंट है, इस वाले सेट में 5 एलिमेंट है, ठीक है, इस वाले सेट में 5 एलिमेंट है ना, ए बी सी डी। मैं क्या कह रहा हूं, इसमें से तुम कोई भी 4 सिलेक्ट कर लो, ठीक है, 5 में से कोई भी 4 सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया ए को, बी को, डी को और ई को, 5 में से कोई भी 4 सिलेक्ट कर लो, 5C4, ठीक है, 5 में से कोई भी 4 सिलेक्ट कर लो और उनकी मैपिंग करा दो ABCD के साथ, ये 1 2 3 4 के साथ, ठीक है। जो 4 सिलेक्ट किए ना तुमने, 5C4 तरीकों से तुमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उनकी मैपिंग हम करा देंगे, उनकी मैपिंग हम करा देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 के साथ। लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 के साथ मैपिंग कराऊंगा तो सी अकेला बच जाएगा ना, सी हमेशा अकेला बच जाएगा। तो मुझे बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है, हमने ट्राई तो किया लेकिन पॉसिबल नहीं आ रहा है ना, सी कोई ना कोई एक एलिमेंट बच ही जाएगा हमेशा। क्या एग्री करते हो सब लोग। अगर मान लो मैंने ऐसे भी ट्राई किया, अगर मैं ऐसे ट्राई करता हूं, एक सेकेंड, लेट्स से अगर मैं ऐसे ट्राई करता हूं कि 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ और 4 को ई के साथ, तो कोई ना कोई एक बच ही जाएगा, एक एलिमेंट ऐसा जरूर आएगा जो हमेशा बच जाएगा। तो इसका आंसर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ये 0 हो गया, फाइन। और टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो सारे के सारे 625, जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे इनटू हो जाएंगे। तो ये सबको समझ में आ गया ना, ये सबको समझ में आ गया, यस दिस इज नॉट पॉसिबल। और उस वाले केस में क्या पॉसिबल नहीं था, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो इसमें 1 1 पॉसिबल नहीं है। इस वाले केस में टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने आ गए थे, 0। समझ में आया। और इस वाले केस में अगर बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ जाएंगे 0। ये समझ में आ गया ना, वहां पे 1 1 0 है, यहाँ पे ऑन टू 0 है, बस दैट्स इट। समझ में आ गया सबको, इजी है, फाइन। तो केस 1 केस 2 केस 3 सबको क्लियर हो गया, यस। अगर ये 0 है तो ये सारे के सारे जितने भी फंक्शन आएंगे सब इनटू ही आएंगे, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक एलिमेंट सिंगल रह ही जाएगा, कुछ भी कर लो, ठीक है, तभी फंक्शंस बन पाएंगे, फाइन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम फटाफट से कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले लेक्चर के बाद 2 टॉपिक है जो बच जाएंगे, वन इज इनवर्स फंक्शन, इनवर्स कैसे निकालते हैं फंक्शन का, और दूसरा है पीरियोडिक फंक्शंस। तो 2 ही टॉपिक अपने बचेंगे, बाकी सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो फाइनली ये चैप्टर खत्म होने वाला है ना, क्या बात है। चलो ये इसको भी फटाफट से बता देता हूं कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं। होमोजीनियस फंक्शंस मतलब अगर कोई भी फंक्शन है x और y में, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी फंक्शन है x और y में, वो होमोजीनियस तब होगा अगर x की जगह डाल दो tx, ठीक है, जहां भी x है उसकी जगह तुम रिप्लेस कर दो उसको tx है, और y को रिप्लेस कर दो ty से, ओके। और पूरा का पूरा t अगर मान लो कॉमन आ गया, इस तरह का कुछ फॉर्म आ गया t पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, तो वो फंक्शन होमोजीनियस होगा। मतलब हमने x को रिप्लेस कर दिया tx से, y को रिप्लेस कर दिया ty से,
और पूरा t जो था वो कॉमन आ गया और वापस से फंक्शन मिल गया, t पूरा कॉमन आ गया और वापस फंक्शन मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, दिस इज लेट्स से सम फंक्शन ऑफ x एंड y, ये कोई फंक्शन है, हम इसमें क्या करेंगे, x की जगह डाल दो tx, सिंपल है, ठीक है, और y की जगह डाल दो ty, तो क्या बनेगा बताना, f ऑफ tx कॉमा ty, इसका वैल्यू कितना आएगा x की जगह डाल दो tx, तो tx का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 और फिर ty का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा tx इंटू ty। क्या मैं पूरा t को कॉमन ले सकता हूँ, t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, अगर t स्क्वायर कॉमन आ गया तो वापस से f ऑफ xy बन गया, कितने लोगों को दिख गया, तो ये इस वाला फॉर्म आ गया ना, t पावर n और f ऑफ xy। तो अगर पूरा t कॉमन आ गया मतलब ये फंक्शन कैसा, ये फंक्शन है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल मतलब है, होमोजीनियस मतलब पावर सेम, समझ में आया, होमोजीनियस, होमो मतलब सेम होता है ना, होमो मतलब, होमो का मतलब होता है सेम, तो होमोजीनियस मतलब क्या सेम होना चाहिए, उनका पावर सेम होना चाहिए, मतलब डिग्री सेम होना चाहिए, या तुम बोल सकते हो पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर देखो ना, x का पावर कितना है 2, y का पावर कितना है 2, और यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, तो टोटल कितना हो गया 2। तो क्या ये होमोजीनियस है, यस इट इज होमोजीनियस फंक्शन। समझ में आ गया होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, इसको चेक करना क्या ये होमोजीनियस है। यहाँ पे अगर तुम x की जगह tx और y की जगह ty ये डाल दो, बस सिंपल है, तो यहाँ पे tx माइनस ty और यहाँ पे cos ऑफ tx आ जाएगा ना, और डिवाइडेड बाई ty sin tx प्लस tx। क्या इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें हम t को कॉमन नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि ये t जो है वो cos के अंदर फंस गया, यहाँ पे sin के अंदर फंस गया, तो cos और sin के अंदर फंस गया, इसका मतलब वापस ये कभी ये वाला फॉर्म नहीं आएगा ना, t पावर n f ऑफ एक्स वाई, क्या ऐसा वाला फॉर्म आएगा, ऐसा कभी आ ही नहीं पाएगा। तो क्या ये होमोजीनियस है, नहीं, ये होमोजीनियस नहीं है, फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। फाइन, समझ में आ गया सबको। अगर तुम सिंपल है, ठीक है, x की जगह tx, y की जगह ty, और अगर ये फॉर्मेट आ गया तभी वो होमोजीनियस है, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं। दैट्स इट, होमोजीनियस फंक्शन सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और फंक्शन जिसको मैं फटाफट से बता देता हूं, दैट इज बाउंडेड फंक्शन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। बाउंडेड फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन, ये सब मत पढ़ो तुम, सिंपल ये समझो कि बाउंडेड फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसका रेंज, ठीक है ध्यान से, जिसका रेंज एक फाइनाइट इंटरवल बनाना चाहिए, जिसका रेंज एक फाइनाइट इंटरवल बनाना चाहिए, ठीक है। मतलब एक फंक्शन है sin x, ओके, sin x का रेंज क्या होता है, sin x का रेंज होता है -1 से 1, तो क्या ये फाइनाइट है, मतलब एक फाइनाइट नंबर से चालू होना चाहिए और फाइनाइट नंबर पे खत्म होना चाहिए, उसका रेंज हमेशा फाइनाइट इंटरवल होना चाहिए, मतलब a टू b तरह का कुछ होना चाहिए, ये भी फाइनाइट होना चाहिए, ये भी फाइनाइट होना चाहिए। मतलब मान लो अगर मैं तुम्हें कोई फंक्शन दे दूं जिसका रेंज है -∞ से 2, तो क्या ये बाउंडेड बोलेंगे, इसको बाउंडेड बोलेंगे, दिस इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है, समझ में आया, ओके, दिस इज नॉट बाउंडेड, क्योंकि इंफिनिटी और -∞ नहीं आना चाहिए। मतलब सिंपल ये है कि कोई भी फंक्शन जिसमें, जिसके रेंज में -∞ या +∞ नहीं आना चाहिए, ये भी फाइनाइट होना चाहिए और ये भी फाइनाइट होना चाहिए, a और b का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, समझ गया। तो sin x एक बाउंडेड फंक्शन है। log x के बारे में बताना, अगर मैं ये फंक्शन ले लू log x, तो log x का रेंज क्या होता है बताना, log x का रेंज इज -∞ से +∞ आर है ना, तो क्या ये बाउंडेड फंक्शन है, नहीं, ये बाउंडेड नहीं है, समझ गया सबको, क्योंकि यहाँ पे -∞ और +∞ आ रहा है, तो दिस इज नॉट बाउंडेड। e पावर x बताओ, e पावर x कैसा फंक्शन है, इसका रेंज आएगा 0 टू ∞, ये आएगा ना, इसका ग्राफ ऐसा आता है, ग्राफ से अब मतलब हमने जो कुंडली बनाई थी, कुंडली में तुम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं, ये भी हम बता सकते हैं। अगर ग्राफ पता है तो ग्राफ से रेंज आ गया ना, और अगर रेंज आ गया तो ये भी बाउंडेड नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट बाउंडेड। e पावर x भी बाउंडेड नहीं है, sin x बाउंडेड है, cos x बाउंडेड है, tan x क्या बाउंडेड है, tan x का भी अगर तुम रेंज निकालोगे तो -∞ से +∞ आएगा ना, तो ये भी बाउंडेड नहीं है, ठीक है, tan x इज ऑल्सो नॉट बाउंडेड। तो जिसका भी रेंज मतलब एक फाइनाइट इंटरवल बना रहा है वही बाउंडेड है, समझ में आया, फाइनाइट वैल्यू से चालू होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू पे खत्म हो जाना चाहिए, दैट इज बाउंडेड, दैट्स इट, समझ में आ गया सबको, ठीक है।
चलो फिर अब और ज्यादा बोर नहीं करूंगा, तो लेक्चर को लाइक कर देना फटाफट। और हाँ, एक और टॉपिक है, एक और टॉपिक है जिसको मैं फटाफट से क्लियर करा देता हूँ कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें y एज अ फंक्शन ऑफ x हम नहीं लिख सकते, y एज अ फंक्शन ऑफ x हम नहीं लिख सकते, सो दैट इज इम्प्लिसिट। ओके, और एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब जहां पे हम y को एज अ फंक्शन ऑफ x हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब एक एग्जांपल अगर दूंगा तो अगर लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y को मैंने एक्सप्रेस किया है एज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, यहाँ पे y को मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये है एक्सप्लिसिट। ओके, मतलब इसको एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x हम लिख सकते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट मतलब y को x के टर्म्स में नहीं लिख सकते। जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ है y क्यूब x प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ लेट्स से रूट वाई एक्स समथिंग लाइक दिस इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या हम y को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं? x और y मतलब दोनों खिचड़ी बना हुआ है, समझ रहे हो ना। y को इन टर्म्स ऑफ x हम नहीं लिख सकते, तो y और x में दोनों में मतलब फंक्शन है, y x पे डिपेंड कर रहा है, अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, लेकिन y एज अ फंक्शन ऑफ x हम नहीं लिख पाएंगे। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कुछ डेफिनेशन है। या फिर ऐसा मान लो y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस समथिंग y cos x या sin x समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड प्लस x sin y, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, दिस इज इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट मतलब log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये क्या यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x है, y है इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या ये कैसा फंक्शन हो गया, ये एक्सप्लिसिट हो गया। समझ में आ गया ना, इफ y इज रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन इन x, सो दैट इज एक्सप्लिसिट। और यहाँ पे y और x मतलब खिचड़ी है, मिक्स्ड है, अगर मिक्स्ड है तो वो इम्प्लिसिट है। समझ में आ गया, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन भी समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस भी मतलब एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। फाइन, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको लाइक कर देना। एंड इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अस इन अ पर्सनलाइज्ड वे, ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब पे अगेन आई एम सेइंग बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत कम क्वेश्चन करा पाते हैं, फटाफट से टॉपिक कवर करने पड़ते हैं। बट इफ यू आर कमिंग ऑन प्लस तो वहां पे टाइम ही टाइम है, बहुत सारा टाइम रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे पर्सनलाइज तरीके से पढ़ना है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली हमारा सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है।